दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में 18 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं कल के सवाल के जवाब की ओर। सवाल था वो था भारतीय रिजर्व बैंक पहले ऑटोमेटिक बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर को कहां स्थापित करेगा। इसका जवाब है जयपुर। हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में और कुछ जानते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए जो मनी सप्लाई है वो और जो बैंकिंग सिस्टम उसका रेगुलेटर के तौर पे काम करता है। और जो रिजर्व बैंक है उसको अक्सर मिंट स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। और ये जो रिजर्व बैंक है पेमेंट सिस्टम्स को भी मैनेजमेंट करता है, रेगुलेट करता है, उनकी भी देखता है। और साथ में जो हमारी जो इकोनॉमी है उसको जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, उसको भी बढ़ावा देता है। किसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति है उसके तहत काम करके। और जैसा आप सभी को पता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे और ये 1934 का जो अधिनियम है उसके तहत काम करता है। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसको 15 अगस्त 1947 की हमारे देश की जो स्वतंत्रता थी उसके बाद में 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया था। बहुत सारी सवाल परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है। आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है मानव विकास सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, में भारत की कौन सी रैंक रखी है यूएनडीपी ने। पहला सवाल फिर से पढ़ूंगा मैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रखा गया है। इसका है 131। आपने देखा कि ये जो इंडेक्स है बार बार सब परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए हम इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, जो पहले स्थान पर इस इंडेक्स में नॉर्वे को रखा गया, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, और जो भारत है उसकी जो एचडीआई जो वैल्यू है वो 0.645 रखी गई है। हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका और चीन, वो हमसे आगे इस इंडेक्स में। और जो हमारे और जो बाकी के पड़ोसी देश है जैसे कि भूटान 129वें स्थान पर है, बांग्लादेश 133वें पर है, नेपाल 142वें स्थान पर है, और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है वो तो और भी खराब है, 154वें स्थान पर है। और ये जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में 2019 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 69.7 साल है। हम ये जो इंडेक्स है उसको कैसे बनाया जाता है और क्या क्या चीजें हैं, किसने स्टार्ट किया था, वो भी जानते हैं अगली स्लाइड में। जैसे कि हम जानते हैं जो इंडेक्स है ये 3 पैरामीटरों को मिलकर बनाया जाता है। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी औसतायु, दूसरा है एजुकेशन शिक्षा, तीसरा है पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, जो कि इनकम के बेसिस पे नापा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। और जिस देश की जो तीनों पैरामीटर ज्यादा होते हैं इसका मतलब होता है कि उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं वो जो देश है डेवलप्ड कंट्रीज है, उच्च श्रेणी के देश, हाई क्वालिटी का लाइफ है वहां पे। हम जो ये जो इंडेक्स के बारे में जानते हैं किसने स्टार्ट किया था इंडेक्स। ये जो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था हमारे पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री हैं इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए। हम चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड किसे दिया गया है। इसका जवाब है अशरफ पटेल। और जो अवार्ड है वो द फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और द जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन की ओर से जो ये अशरफ पटेल जी हैं उनको प्रवा एंड कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव की संस्थापक सदस्य थी, इसके लिए नवाजा गया। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है जो संस्था है, ये जो लीडर है अशरफ पटेल जी। हमारे जो भारत के जो युवा हैं वो जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो नवाचार, नए आइडिया लेके आते हैं, वो जो एंटरप्रेन्योरशिप जो नए अपना स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, उनको सपोर्ट करने के लिए है, उनको और बढ़ावा देने के लिए अवार्ड दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है हमारे भारत के लोगों के लिए, नौजवान लोगों के लिए खासकर। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है रक्षा पर संसद की स्थायी समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सवाल एक बार फिर पढ़ूंगा मैं। रक्षा पर संसद की स्थायी समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अभी ये पार्लियामेंट में थोड़ा कुछ इश्यू हुआ था इसलिए न्यूज में आ गया है। और इसके जो समिति है उसके सदस्य हैं, जो है अध्यक्ष है वो जुअल ओरम जी है। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप याद रख लो, कई बार पूछा जाता है पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमिटीज है ना उनके बारे में, अध्यक्ष कौन है, कितने मेंबर है। तो आप याद रख लीजिए जो पार्लियामेंट संसद की जो महत्वपूर्ण समितियां उनके अध्यक्ष और उनमें कितने मेंबर होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 है भारत और कौन से देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद अब चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क खोल दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है उसके और भारत के बीच में जो रेल संपर्क है खोला जाएगा भी बहुत ही 55 साल के बाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये काम करेगा, एक दूसरे के सहयोग में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा कुल मिला के दोनों देशों के बीच में। और ये जो प्रोजेक्ट है उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और भारत बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है इन्होंने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर किया था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर।
सवाल नंबर 5 है इसरो के ऊपर। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संचार उपग्रह CMS-1 का कहां से परीक्षण करेगा? इसका परीक्षण इसरो करेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये जो PSLV जो C-50 जो लॉन्च व्हीकल होगा इसका उपग्रह का, उसका 52वां नंबर का अभियान होगा। इसरो का आप जो मुख्य है जो उसका ध्यान रखिए, कौन अभी के सिवान जी है, पूछा जाता है परीक्षा में कई बार, के सिवान जी आप याद रखो इसरो के मुख्य जो है अभी फिलहाल। हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 G7 के बारे में। ये जो है सवाल है, इस वर्ष G7 का विस्तार होने वाला है जिसमें 10 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे। इसका नया नाम क्या होगा? बताइए इसका जवाब। इसका नया नाम होगा D10। जो D10 ग्रुपिंग होगी उस G7 के तो होंगे मेंबर, प्लस 3 मेंबर होंगे। जो 3 मेंबर नए ऐड होंगे वो होंगे इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। जो अभी जो अगली बार की जो मीटिंग होगी 2021 की, वो G7 की वो ब्रिटेन इंग्लैंड में होने वाली है। और इसी सिलसिले में जो वहां के प्रधानमंत्री जी हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। कुल मिला के इन तीनों देशों के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया उन्होंने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ग्रुपिंग में तीनों मेंबर जुड़ेंगे तो एक जो है नया ग्लोबल ऑर्डर सेट होगा। हम एक बार G7 के जो मेंबर है उनको भी जान लेते हैं। वो है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। आप इसको याद कर लो, सवाल पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है यहाँ से। हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 है प्रसार भारती के CEO के बारे में। किसको एशिया प्रशांत प्रसारण संघ, जिसको हम बोलते हैं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? ये जो है शशि शेखर वेम्पति, जो कि अभी फिलहाल प्रसार भारती के CEO हैं, उसको इस ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष चुना गया है। हम जान लेते हैं जो संस्था है उसका मुख्यालय कहां है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सवाल परीक्षा में। ये जो है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी है। और जो मलेशिया की जो मुद्रा है, करेंसी, वो है रिंगिट। याद रख लो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल 8 है एशियन गेम्स के बारे में। कौन सा देश 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? इसका जवाब है कतर। और इसके बाद में 2034 में जो एशियाई खेल होंगे वो होंगे सऊदी अरबिया में। हम थोड़ा और समझ लेते हैं एशियन गेम्स के बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड। जो फर्स्ट एशियन गेम हुआ था वो 1951 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। और हम आगे बढ़ते हैं, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका मुख्यालय कहां है भी देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कुवैत सिटी, कुवैत। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से संबंधित है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब प्रफुल्ल पटेल। हमारे जो भारत की जो फुटबॉल को प्रमोट करने की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। हम थोड़ा और जान लेते हैं फुटबॉल की जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होने वाली है आने वाले समय में, उसके बारे में। जो है AFC जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, उसका एशिया कप 2023 में चाइना में होगा। और फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 इंडिया में होगा। और जो AFC है वुमेन्स एशिया कप 2022 वो इंडिया में होगा। और जो AFC है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में। और मलेशिया की अभी जैसे मैंने आपको बताया मुद्रा है रिंगिट। याद रख लो आप इसको। आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 है जो कि आज का आखिरी सवाल है, S-400 मिसाइल के बारे में है, वर्ल्ड अफेयर्स का है। रूस से S-400 खरीदने को लेकर किसने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए हैं? ये जो प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने लगाए हैं रूस से मिसाइल खरीदने के ऊपर, तुर्की के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो ग्लोबल अफेयर्स का मुद्दा चल रहा है अभी फिलहाल, आप याद रखो। अमेरिका ने तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, भाई आप जो है S-400 जो रशिया की मिसाइल उसको ना खरीदें। आगे चलते हैं सवाल नंबर, आज के सवाल पूरे हो चुके हैं, 10 सवाल हमने कवर किए हैं। हम आगे के जो सेक्शन है उसमें चलते हैं। आज इसमें कवर करेंगे 5 महत्वपूर्ण व्यक्ति। पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? S.A. बोबडे जी हैं। भारत के सोलिसिटर जनरल कौन अभी? तुषार मेहता जी। दोनों के दोनों बहुत न्यूज में है, पूछा जा सकता है। और तीसरे नंबर के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री वो भी बोरिस जॉनसन, बहुत न्यूज में पूछा जा सकता है। ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रॉब, जो कि भारत दौरे पे आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की इन्होंने। और हमारे देश के जो विदेश मंत्री है वो अभी है S. जयशंकर। हम आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण समाचार कवर कर लेते हैं। हम जो 5 सवाल जो महत्वपूर्ण समाचार हो। पहला है 6 साल की जो बहाली के काम के बाद रहीम का मकबरा, जो कि मुगल सेना थे उसके एम्परर थे, कमांडर इन चीफ, वो निजामुद्दीन दिल्ली में जनता के लिए खोल दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है उसका जो बहाली का काम है अडोप्ट ए हेरिटेज जो सरकार की स्कीम उसके तहत किया गया। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जिसको नेशनल वार मेमोरियल बोलते हैं, दिल्ली में स्थित है दोस्तों, याद रख लो आप। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच में भी वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है, जो कि हमें पता है, हमने देखा भी। और 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में
पाकिस्तान से आजादी प्राप्त की थी और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी कब प्राप्त की थी। याद रख लो 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर तारीख तो याद रख लो आप। आगे चलते हैं 5वें नंबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीए जिसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर दे दी है। इसी के साथ ही आज हमारे अन्य महत्वपूर्ण समाचार खत्म होते हैं। हम चलते हैं अभी आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है वैश्विक भूख सूचकांक जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी। आप इसका जवाब कमेंट्स में दे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। साथ में हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।